नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 के ठोसों के यांत्रिक गुण के न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है 4.7 मीटर लंबे और 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील वायर। ये स्टील वायर की लंबाई दे रखी है और ये दे रखा है एरिया। 3.5 मीटर लंबे और 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार। एक तो तांबे का तार दे रखा है और एक दे रखा है अपने पास में किसका, स्टील का वायर। ठीक है। तार पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर, यानी भार भी समान है, उनकी लंबाइयों में वृद्धि है वो भी समान है। स्टील व तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात पूछा है। यंग प्रत्यास्थता गुणांकों के अनुपात पूछे हैं। देखिए, अपने पास में स्टील वायर है, उसकी लंबाई दे रखी है, उसका एरिया दे रखा है। तांबे का वायर है, लंबाई दे रखी है और उसका एरिया दे रखा है। ठीक है, उसका एरिया दे रखा है। भार दोनों का सेम है। F1 पहले पर भार मान लीजिए और F2 दूसरे पर भार मान लीजिए। दोनों की वैल्यू F के बराबर है। दोनों में समान वृद्धि होती है, वृद्धि जो है सेम है। पहले में डेल्टा L1 है, वो भी डेल्टा L समझ लीजिए। दूसरे में L2 है, डेल्टा L2 है, वो भी डेल्टा L समझ लीजिए। अपने को निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। क्या निकालना है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात निकालना है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र जानते हैं। क्या होता है? y बराबर में F/A L/डेल्टा L। ठीक है, F × L/A × डेल्टा L कह सकते हो। ओके, तो पहले स्टील वायर की बात करते हैं। स्टील वायर के लिए क्या होगा? स्टील वायर के लिए Fy1 बराबर में सब 1 1 लगा दो और तांबे के लिए क्या लगा दो? 2 2 लगा दो। दोनों का भाग लगा दो, y1/y2। इसके अंदर इसका डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, और ये चौथी टर्म पहली टर्म, दूसरी टर्म तीसरी टर्म आपस में गुणा होगी, तो ये वाली टर्म आ गई। चलो, बढ़िया बात हुई। अब F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू सेम है। क्या मान लीजिए? F और F मान लीजिए। डेल्टा L2 और डेल्टा L1 की वैल्यू सेम है। क्या? L और डेल्टा L ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? L1 A2 A1 L2 यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का जो अनुपात है वो ये वाला बचेगा। y1/y2 = L1 A2 L2 A1। ये वैल्यू दे रखी है, मान पुट करें तो L1 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 4.7। A2 की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁵ L2 की वैल्यू है 3.5 और A1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ ये सारी वैल्यू अपने को दे रखी है। तो y1/y2 कैलकुलेशन करते हैं, अपने पास में रिजल्ट क्या आता है? 1.8, या फिर ये कह सकते हैं 1.8:1। ठीक है। दूसरा सवाल दे रखा है अपने को कि दूसरा सवाल क्या है? नीचे दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति वक्र दर्शा रखा है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक और संयुक्त पराभव सामर्थ्य की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो फिर ये वाला अपने पास में ग्राफ दे रखा है। इधर वाली साइड में अपने पास में प्रतिबल दे रखा है, इधर दे रखी है विकृति। ओके, सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटा में विकृति। मान लीजिए ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट कट रहा है, तो इधर वाली साइड में प्रतिबल की वैल्यू 150 × 10⁻⁶ और विकृति की वैल्यू कितनी है? 0.002 है। तो जब भी कैलकुलेट किया जाएगा तो अपने पास में मान कितना आएगा?
प्रतिबल की वैल्यू और विकृति की वैल्यू है, प्रतिबल बटा विकृति किया, कैलकुलेशन की तो वैल्यू आई 75 गुणा में 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस 9, 75 गुणा में 10 की घात प्लस 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में रिजल्ट आता है। ओके, और अब पूछा है साथ में संयुक्त पराभव सामर्थ्य। पराभव सामर्थ्य देखो, यानी कि कितनी कैपेसिटी है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है यहाँ तक। लास्ट लिमिट क्या है इसकी? लास्ट लिमिट 300 की है ना? हाँ, 300 की दे रखी है। तो पराभव सामर्थ्य 300 और गुणा में 10 की घात है 6 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। पराभव सामर्थ्य की वैल्यू कितनी आई? 300 गुणा में 10 की घात है 6 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो 3 गुणा में 10 की घात 8 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल है, दो पदार्थों ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ दर्शा रखा है। ये पहला प्रतिबल विकृति ग्राफ है, ये दूसरा प्रतिबल विकृति ग्राफ है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है? एक ही पैमाना मानना है दोनों का, दोनों को एक ही पैमाना मान के पहले तो ये बताना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा किसका है। तो इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है जिसकी ढाल ज़्यादा, देखो प्रतिबल विकृति वक्र है, पैमाना सेम है, तो प्रतिबल विकृति यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो जिसकी ढाल ज़्यादा उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा है। तो ये देखो स्लोप ज़्यादा है और ये इसकी स्लोप क्या है? कम है। ये ज़्यादा ढाल है, ये कम ढाल है। आप डी लेके चांदा लेके माप सकते हैं। आप वैसे भी दिखाई दे रहा है इसकी ढाल ज़्यादा है, इसकी ढाल कम है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ए का ज़्यादा होगा, बी का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर पूछा क्या है? फिर पूछा है दोनों पदार्थों में कौन मजबूत अधिक है। देखो, ये लिमिट हुई प्रत्यास्थता की, यहाँ पर लिमिट हुई प्रत्यास्थता की। इस लिमिट के बाद में इसको ज़्यादा प्रतिबल तक खींच सकते हैं और इसको थोड़े प्रतिबल तक खींच सकते हैं। यानी कि इसकी तनन सामर्थ्य ज़्यादा है, इसकी तनन सामर्थ्य क्या है? कम है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, कारण सहित उत्तर बताइए कि सत्य या असत्य। पहला प्रश्न पूछा है, इस्पात की तुलना में इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग अधिक होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। रबड़ का यंग कम होता है। इस्पात यानी स्टील का यंग क्या होता है? ज़्यादा होता है। अभी मैं इसको कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? देखिए, ये तीसरे वाले प्रश्न को ध्यान से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तीसरे वाले मैंने है ना बढ़िया से नोट्स टाइप से पहले तीसरे का पहला, तीसरे का चौथा, बी पार्ट दोनों कर रखे हैं। अच्छा, अब इस्पात वाले की बात कर रहे हैं। सुनो भाई, इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक है वो ज़्यादा नहीं होता। ये बात क्या है? असत्य है। चलो, अभी बात करते हैं, जब समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एक तो इस्पात और एक रबड़ पर समान बल लगाया जाता है तो देखा जाता है तो रबड़ में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। रबड़ में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और स्टील के अंदर ये थोड़ी सी कम होती है। यानी कि रबड़ के अंदर डेल्टा एल का मान ज़्यादा होता है, इस्पात के अंदर डेल्टा एल का मान क्या होता है? कम होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक डेल्टा एल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका डेल्टा एल ज़्यादा उसका यंग कम। तो रबड़ का डेल्टा एल ज़्यादा है तो रबड़ का यंग कम होगा, और इस्पात का डेल्टा एल कम है तो इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा, है ना। बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट कर किसी कुंडली के तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। तनन है वो अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। देख लीजिए इसको। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुंडली का तनन है वो अपरूपण गुणांक के द्वारा निर्धारित होता है। क्योंकि अगर कुंडली को तानित किया जाता है ना
तो उसकी शेप बदल जाती है, लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई उतनी की उतनी रहती है, आकार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 0.25 सेंटीमीटर व्यास के कितने तार हैं? दो, यानी कि दोनों का व्यास सेम है। एक तो है इस्पात का है यानी स्टील का है, दूसरा पीतल का यानी ब्रॉन्ज का है। ठीक है, चित्र में दिखा रखा है, 8.11 चित्र में दिखा रखा है। और भारित हैं, भार लटका रखा है 5 किलो, 4 किलो और 6 किलो। अच्छा, लंबाइयाँ दे रखी है 1.5 मीटर स्टील वाले की, और इसकी कितनी है पीतल वाले की? 1 मीटर। चलो बढ़िया बात है। यदि इस्पात तथा पीतल का यंग गुणांक, इस्पात का यानी स्टील का तो 2.2 गुणा 10⁻11 पास्कल, और पीतल वाले का होता है 0.91 गुणा 10⁻11 पास्कल। पूछा क्या है? स्टील तथा पीतल के तारों में विस्तारों की गणना कीजिए, यानी विस्तार यानी डेल्टा एल चाहिए। तो ठीक है भाई, डेल्टा एल निकालेंगे। जो चीज़ दे रखी है ना उसको मैं लिखता हूँ। इस्पात की बात करते हैं। फोर्स, इस्पात किधर वाली साइड में है? इस्पात है ना वो ऊपर वाली साइड में है, नीचे भार लटका रखा है, तो ऊपर वाले तार में कितना फोर्स होगा? 4 किलो तो खुद स्टील वाले का है, और 6 किलो नीचे वाली साइड में लटका रखा है, तो 4 6 10, तो 10 किलोग्राम तो द्रव्यमान हो गया, और जी का मान 9.8 है, तो फोर्स का मान 98 होगा। और पीतल वाले पर सिर्फ 6 किलो लटका रखा है, जी का मान कितना है? 9.8, तो एम इंटू जी, एम जी मान कितना आएगा? 58.8 न्यूटन आएगा। अच्छा, लेंथ कितनी दे रखी है स्टील की? 1.5, इधर 1 मीटर। स्टील की त्रिज्या ये वाली दे रखी है, और डिवाइड करने के बाद में कितनी आएगी? 0.125 गुणा 10⁻2 मीटर। ठीक है, सेम त्रिज्या है, त्रिज्या सेम है। यंग दे रखा दोनों का, और डेल्टा है ये पूछा है, डेल्टा एल स्टील, डेल्टा एल ब्रॉन्ज। सबसे पहले तो अपने को यंग मॉडल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। y बराबर में, यंग मॉडल्स का फॉर्मूला होता है y बराबर में एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इसको याद कर लेना। एम टी आर, एम टी आर का फुल फॉर्म है मैं तुझे रटूंगा। किसको? यंग प्रत्यास्थता गुणांक के सूत्र को याद ही कर लेना। तो डेल्टा एल कितना आ गया यहाँ से? डेल्टा एल की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर वाली साइड दोनों पार्टीशन डिवाइड कर दो, इधर स्टील चलेगा, इधर पीतल चलेगा। तो स्टील का फोर्स, स्टील का लेंथ, स्टील का एरिया, सब चीज़ स्टील की। एरिया है ना पाई आर स्क्वायर होता है, उसके हिसाब से सेट कर लेना। एफ का मान कितना भाई? 98 दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है? एल एस का मान 1.5, और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है पाई 3.14, आर का मान दे रखा है, स्क्वायर कर दिया, इंटू यंग मॉडल्स की वैल्यू 2 गुणा 10⁻11। सेम डिट्टो को पीस में मान पुट कर दिया, दोनों का गुणा भाग किया। स्टील वाले के लिए आता है 1.5 गुणा 10⁻11 - 4 मीटर, और ब्रॉन्ज के लिए आता है 1.3 गुणा 10⁻4 मीटर। अप्रोक्सीमेटली करीबन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, छठा प्रश्न है, एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे, घन का किनारा दे रखा है अपने को, ठीक है, इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी है, और घन का सम्मुख फलक 100 किलोग्राम द्रव्यमान, एम का मान दे रखा है, का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक नीटा की वैल्यू दे रखी है 25 गीगा पास्कल। फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देख अपने को क्या दे रखा है, क्या कुछ करना है। लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया, 10 गुणा में 10⁻2, द्रव्यमान 100 किलो दे रखा है। एफ का मान एम जी होता है, एम
जी यानी 10 की घात कितनी आ गई 3। और नीटा की वैल्यू दे रखी है 25 गीगा पास्कल। गीगा होता है 10 की घात 9, तो 25 गुणा 10 की घात 9 पास्कल डेल्टा एक्स चाहिए। नीटा का सूत्र होता है, इसको भी याद कर लेना, नीटा बराबर एफ अपॉन ए इंटू एफ अपॉन ए, और डिवाइड में भी फाई है, फाई मतलब विकृति, तो यह नीटा बराबर में आ गया एफ अपॉन ए फाई। फाई की वैल्यू होती क्या है, फाई होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल, और यहाँ से फाई की वैल्यू पुट कर दो तो नीटा की वैल्यू आ गई, नीटा आ चुकी है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। यहाँ से आप लोग क्या करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालोगे। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, एफ एल अपॉन ए नीटा, ये आ गई। और ये सारे के सारे मान मेरे को मालूम है, पीछे दे रखे हैं, एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए की वैल्यू और नीटा की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट की, ये जो दे रखी ना ये सारी वैल्यू पुट की, और पुट करने के बाद में क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आता है डेल्टा एक्स बराबर 4 गुणा 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान, 4 स्तंभ है जो कि 50,000 किलोग्राम के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हैं। कितने हैं, 4। प्रत्येक का भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं, प्रत्येक की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। भार वितरण को एक समान मानते हुए स्तंभ की संपीड़न विकृति की गणना कीजिए। संपीड़न विकृति चाहिए, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी, ये निकालते हैं। देखो कैसे, अपने पास में द्रव्यमान दे रखा है, ये इस तरीके से भी हो जाएगा। देखो द्रव्यमान 50,000 किलो दे रखा है, भीतरी त्रिज्या दे रखी 30 सेंटीमीटर मीटर में बदल लिया, बाहरी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर मीटर में बदल लिया, 0.60 यानी 100 का भाग लगा दो। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है 100 का भाग लगा दीजिए, जिसकी वजह से वो सेंटीमीटर मीटर में बदल जाएगी। संपीड़न विकृति का मान निकालना है। अरे हमें तो याद है प्रत्यास्था गुणांक जो होता है ना, वो प्रतिबल बटा विकृति होता है, और यहाँ से विकृति की वैल्यू कितनी आएगी, विकृति बराबर में आएगी प्रतिबल, प्रतिबल ये एफ अपॉन ए होता है, और बटा में कौन, यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो विकृति की वैल्यू कितनी होगी, एफ अपॉन ए वाई। अगर एफ की वैल्यू, ए की वैल्यू और वाई की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मालूम है तो अपने संपीड़न विकृति निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं ए की। ए क्या होता है, बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दे रखी है, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर ये बाहरी और भीतरी दे रखी है, तो क्या करें, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई 0.60 का स्क्वायर माइनस 0.30 का स्क्वायर, तो कैलकुलेट किया तो ए की वैल्यू आती है 0.8478 मीटर स्क्वायर। एरिया तो निकल गया। अब बल की बारी, ढांचे का भार कितना है, एम जी, एम का मान 50,000 किलो है, जी का मान 9.8 है, गुणा करेंगे तो कितना, 9.8 को 50,000 से गुणा करें 4,90,000 आ जाएंगे। और लेकिन 4 स्तंभ बनाए गए हैं, तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ गया भाई, ये आ गया 49 गुणा 10 की घात 4 बटा में 4। एक स्तंभ के ऊपर फोर्स की वैल्यू है, यानी फोर्स आ गया। संपीड़न विकृति का फॉर्मूला ये बताया ही था, तो एफ की वैल्यू आ चुकी है और एरिया आ चुका है। और किसके है, इस्पात की बात करें तो इस्पात का यंग मॉडुलस 2 गुणा 10 की घात 11 फिक्स होता है, और इसको जो कैलकुलेट किया जाता है तो आता है 2.88 गुणा 10 की घात -6 आंसर। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, तांबे का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा
जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद इतना है। एरिया दे रखा है एक 15.2 mm गुणा में 19.1 mm और 44,500 न्यूटन का टेंशन है। यानी फोर्स की वैल्यू दे रखी है और एरिया की वैल्यू दे रखी है, जिसमें केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न हो, यानी कि प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न होता है, विकृति की गणना करनी है। अपने पास में एरिया दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो क्या विकृति निकालनी है। विकृति का फॉर्मूला जान ध्यान से देख लो क्या क्या दे रखा है, पहले तो वो लिखता हूँ। एरिया दे रखा है ना 15.2 mm गुणा 19.1 mm। mm का मतलब क्या होता है 10 की घात -3, तो 15.2 गुणा 10 की घात -3 और 19.1 गुणा 10 की घात -3 कैलकुलेट करते हैं तो आता है 290.32 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। फोर्स का मान दे रखा है, विकृति आपने को निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र जानते हैं, y बराबर प्रतिबल बटा में विकृति। अब यहाँ से y विकृति का मान आएगा प्रतिबल बटा में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F/A और y बैठा है। F का मान जानते हैं कितना 44,500 ये रहा, और एरिया का मान ये रहा, और y का मान देखो तांबे का y कितना होता है, फिक्स होता है 1.1 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर लिख दिया। जब कैलकुलेट किया जाता है तो रिजल्ट मेरे पास में आएगा 0.139। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात केबल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस्पात के लिए अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल का मान दे रखा है 10 की घात 8 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। अधिकतम भार की गणना कीजिए, गणना करनी है, भार की गणना करनी है। ठीक है, जिसे केबल उठा सके। चलो सिंपल सवाल है, क्या क्या दे रखा है वो लिखेंगे। अपने पास में दे क्या रखा है, त्रिज्या दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में बदल लिया सबसे पहले 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। प्रतिबल दे रखा है 10 की घात 8 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, बिल्कुल दे रखा है। और भार पूछा है, प्रतिबल बराबर में बल बटा में क्षेत्रफल होता है। यहाँ से बल की वैल्यू क्या आएगी, प्रतिबल गुणा में क्षेत्रफल। बल की वैल्यू आएगी प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। अरे क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, प्रतिबल पाई का मान 3.14, त्रिज्या का मान 1.5 गुणा 10 की घात -2 इसका स्क्वायर, और प्रतिबल कितना है 10 की घात 8। जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो रिजल्ट आता है 7.033 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन। ये अपने पास में भार की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट अपने पास में है 10 नंबर क्वेश्चन। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की दृढ़ पट्टी को 3 तारों, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर से सममित लटकाया गया है। सिरे के दोनों तार तांबे के हैं, बीच वाला तार लोहे का है। मतलब दोनों आसपास के अगल बगल के तार तो किधर है, किसके हैं, तांबे के। बीच वाला तार लोहे का है। व्यासों का अनुपात निकालना है, तांबे और लोहे के तारों के व्यासों का अनुपात निकालना है, निकाल देंगे। और तनाव सहम रहना चाहिए, प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहना चाहिए, यह तनाव बदलना नहीं चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं फिर क्या दे रखा है वो लिखते हैं। अपने पास में द्रव्यमान दे रखे 15 किलो, लंबाई दे रखी है 2 मीटर, तांबे का तार है, लोहे का तार है। तांबे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है 120 गुणा 10 की घात 9 या फिर 12 गुणा 10 की घात 10, और लोहे का होता है 190 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ से
मैं प्रतिबल का मान तो एफ बटा ए लिखूँगा और यंग का मान आएगा एफ अपॉन ए इंटू विकृति। विकृति कितनी आएगी, एफ अपॉन ए वाई। डायरेक्ट वैसे भी याद कर सकते हो, यंग के लिए विकृति कितनी होती है, एफ अपॉन ए वाई होती है। अच्छा, तांबे की विकृति अलग से निकाल दी, कितनी, एफ सी अपॉन ए सी वाई। और आयरन है उसके लिए आई लिखा मैंने, आयरन के लिए एफ आई ए आई वाई आई। प्रश्नानुसार विकृति की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ओके, दोनों के लिए सेम है, तो पहले की विकृति ये, दूसरे की विकृति ये, दोनों बराबर कर दी मैंने, यहाँ से ये बराबर हो गया। अब ये चीज़ देखो, मेरे को चाहिए व्यासों का अनुपात पूछा है तो एरियो का अनुपात यहाँ पर तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो ए सी अपॉन ए वाई निकालते हैं। तो ये देखो, ये वाला किधर गया, नीचे है, ये वाला ऊपर आ गया, ठीक है, ए सी अपॉन ए वाई। तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, एफ सी वाई आई और एफ आई वाई सी। ये जो भी टर्म है ऊपर नीचे कर दी हमने, ए सी अपॉन ए आई की वैल्यू निकाल दी। देखो, दोनों के लिए भार की वैल्यू समान दे रखी है, तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों की वैल्यू बराबर कर देता हूँ। दोनों की वैल्यू बराबर करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो है ना, कैंसिल हुई, हाँ कैंसिल होगी, ये वाली वैल्यू आई। ओके, अब मेरे को मालूम है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पहले कॉपर के लिए और उसके बाद में आयरन के लिए। ओके, तो यहाँ से पाई फिर कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का होल स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, ये आया। दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, तो इधर वाली साइड में स्क्वायर है तो अंडर रूट लगा दिया, मतलब टोपी पहना दी, ठीक है। तो आर सी अपॉन आर आई की वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं भाई। ये 190 गुणा 10 की घात 9 है, नीचे वाला 120 गुणा 10 की घात 9 है। ओके, आर सी अपॉन आर आई की वैल्यू कितनी आती है, 1.25। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2 गुणा त्रिज्या क्या होती है, व्यास की वैल्यू होती है। कॉपर का व्यास अपॉन लोहे का व्यास कितना होता है, दोनों का अनुपात 1.25 आता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। 1 मीटर अतनित लंबाई का इस्पात का तार, लंबाई दे रखी है और इस्पात का तार दे रखा है, और एक सिरे पर 14.5 किलोग्राम द्रव्यमान बांध कर उसे, द्रव्यमान दे दिया, बांध कर उसे ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाया जाता है, ऐसे, ठीक है। ओके, वर्त की तली पर कोणीय वेग 2 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड दे रखा है, और तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दे रखा है 0.065 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदलेंगे। तार में विस्तार की गणना करनी है, डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए, और कब करनी गणना, जब द्रव्यमान अपने पथ के निम्नतम बिंदु पर हो। सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में क्या डाटा दे रखा है वो एक साइड में लिखना है, ठीक है। अब लिखते हैं, अपने पास में द्रव्यमान दे रखा है 14.5 किलोग्राम, लंबाई दे रखी है 1 मीटर। तो यहाँ से कोणीय जो वेग है वो आएगा 2 पाई एफ। 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो ओमेगा का मान 4 रेडियन प्रति सेकंड आ गया। एरिया का मान कितना दे रखा है, 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात -4 से गुणा कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। इस बात के लिए यंग की वैल्यू फिक्स होती है 21 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन बटा मीटर। और डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। अरे यंग वाला तो याद करने के लिए बोला मैंने, y इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो y नीचे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। सब वैल्यू दे रखी है, मान पुट करने की देरी है, मान पुट करो, गुणा भाग करो। देखो f की वैल्यू कितनी
अरे भाई एफ की वैल्यू कहाँ है, निकालनी है। वर्ताकार पथ में घूमेगा तो वर्तीय गति के दौरान अभिकेंद्रीय बल। ओमेगा की टर्म के अंदर क्या होता है, एफ बराबर एम आर ओमेगा स्क्वेयर, आर की जगह एल ले रखा है, ठीक है, एम एल ओमेगा स्क्वेयर। एम की वैल्यू 14.5, एल की वैल्यू 1 मीटर और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, और स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दिया। जब इसको कैलकुलेट किया फोर्स को, ये आता है 2287.42 न्यूटन। अब जब कैलकुलेट इसमें किया जाता है तो ये आएगा, एफ की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, वाई की रखी, कैलकुलेशन किया तो डेल्टा एल की वैल्यू अपने पास में आती है 1.6 गुणा 10 की घात 1.675 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों से जल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं, जल के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करनी है, सॉरी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की गणना करनी है। प्रारंभिक आयतन दे रखा है और दाब में वृद्धि दे रखी है 100 एटीएम। एक एटीएम की वैल्यू जानते हैं 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या दे रखा है, अंतिम आयतन दे रखा है। अंतिम आयतन दे रखा है, नियत ताप पर जल तथा वायु के आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों की तुलना करनी है। करेंगे, पहले पहले वाला करते हैं। जो दे रखा है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, फिर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू निकालेंगे। अपने पास में ये मान दे रखा है, क्या, V1 100 लीटर दे रखा है, लीटर में है तो मीटर क्यूब में बदल लेना। 100 गुणा 10 की घात -3, 1 लीटर के अंदर 10 की घात -3 मीटर क्यूब होते हैं। V2 दे रखा है 100.5 लीटर, 100.5 गुणा में 10 की घात -3 मीटर क्यूब में बदल लिया। डेल्टा V कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दिया तो ये आया 0.05 गुणा 0.5 गुणा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। प्रेशर दे रखा है 100 एटीएम। एटीएम का मतलब होता है 101.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। 100 से गुणा कर दिया। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू निकालनी है तो इसको याद कर लेना भाई। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के होता है, के का मान कितना होता है, दाब बटा में डेल्टा V अपॉन V। V इस V को है ना ऊपर ले जाते हैं तो आएगा PV अपॉन डेल्टा V। किसकी वैल्यू, के की। P का मान कितना, ये है इतना, 100 गुणा 10, 100 गुणा 1.01 गुणा 10 की घात 5। V का मान कितना, 100 लीटर, 100 गुणा 10 की घात -3, और डेल्टा V अभी निकाला 0.5 गुणा 10 की घात -3, गुणा भाग करो, कैलकुलेशन आएगी वाटर ऑफ के कितना, 2.03 गुणा 10 की घात 9 पास्कल। अब एयर की बात कर लेते हैं, हवा की बात करते हैं तो हवा एनटीपी पर सामान्य ताप और दाब पर गैस के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, हवा के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है 10 की घात 5 पास्कल। 10 की घात +5 है पास्कल। ठीक है, ओके। तो तुलना अगर करके देखते ना तो के वाटर के अंदर के एयर का डिवाइड कर दो तो 2.03 के गुणा 10 की घात 9 के अंदर 10 की घात 5 का डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आती है, 2.03 गुणा 10 की घात 4 ये आती है। यानी कि के वाटर है वो ज़्यादा होता है किसकी कंपेयर में, के एयर की कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि जल का घनत्व उस गहराई पर जहाँ दाब की वैल्यू 80 एटीएम हो तो वह घनत्व कितना होगा, जल का घनत्व उस गहराई पर कितना होगा। दिया गया है कि जल का जो घनत्व है वो पृष्ठ के ऊपर, कहाँ पर, पृष्ठ पर 1.03 गुणा 10 की घात 3 है, 103 नहीं है, 10 की घात 3 है, याद रखना पावर में ये, ठीक है, 10 की घात 3
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जल की संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी कितनी दे रखी है? जल की संपीड़ितता दे रखी है 45.8 गुणा 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। सिंपल है, जो दे रखा पहले एक साइड में लिख लीजिए। अपने पास में प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 80 एटीएम। ठीक है, प्रेशर कितना है? 80 एटीएम। 80 गुणा में 1 एटीएम की वैल्यू जानते हैं? ओके, हाँ जानते हैं भाई। तो इसको कैलकुलेट किया तो 81.04 गुणा 10⁵5 पास्कल आया। कंप्रेसिबिलिटी का मान होता है 1/K। ठीक है, और कितना दे रखा है? 45.8 गुणा 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। जल का घनत्व कितना दे रखा है? 1.03 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये सवाल वैसे तो लंबा है, लेकिन अपना भी फर्ज बनता है जुगाड़ बनाने का, है ना। हमने भी जुगाड़ बना रखा है। देखिए, के का मान जो है वो जानते हैं, P/Δ होता है। ठीक है, अब घनत्व के पदों में Δ का मान ये होता है। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। 1 माइनस रो डैश, ये तो पृष्ठ पर घनत्व होता है और ये गहराई में घनत्व होता है। ठीक है, 1 माइनस पृष्ठ का घनत्व बटा गहराई का घनत्व। तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी? ध्यान से देखो, के का मान पी तो पी है, इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी 1 माइनस रो डैश। ठीक है, अब रो डैश की वैल्यू कितनी आएगी? इधर के नीचे रो डैश की 1 माइनस रो डैश की वैल्यू कितनी आएगी? P/K। अब देखो, आगे वाली कैलकुलेशन है ना, नहीं करनी, इतना इतना करना है। इस रो डैश को तो इधर ले आओ, P/K को इधर ले जाओ। ठीक है, लेके जाते हैं भाई। ध्यान से देखो, रो डैश की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस P/K। तो देख लीजिए फिर अपने पास में मान क्या आता है। तो मैं मान रखता हूँ 1 है ही। P का मान कितना है? ये वाला है। 1/K की वैल्यू कितनी है? 45.8 गुणा 10⁻⁻11। अब देखो, ये गुणा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ज़्यादा इम्पॉसिबल थोड़ी होता है। ये इतना आएगा। अब एक में से घटाएंगे इसको तो ये वाली वैल्यू आएगी। और रो डैश आया, रो डैश चाहिए अपने को, तो क्या आएगा? रो के नीचे आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, रो की वैल्यू जानते हैं स्टार्टिंग में, पृष्ठ पर घनत्व डिवाइड करने के बाद में आता है 1034, यानी कि अंदर गहराई के अंदर घनत्व की जो वैल्यू है वो 1034 के करीबन आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कांच की स्लेब पर 10 एटीएम प्रेशर दे रखा है। जलीय दाब लगाने पर आयतन में भिन्नात्मक अंतर की गणना कीजिए। भिन्नात्मक अंतर निकालना है अपने को। दे क्या रखा है? ध्यान से देखो, दे रखा है प्रेशर की वैल्यू 10 एटीएम है। 10 गुणा में 1 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? 1.013 गुणा 10⁵5 पास्कल। गुणा किया, ये आया। ठीक है, एक पावर और बढ़ गई, 10⁶ हो गई। कांच दे रखा है तो कांच के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान टेबल से देख के लिखना है। 3.7 गुणा 10⁻11। मेरे को पूछा है Δ/V/V, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला सबको याद है। के बराबर में क्या होता है? P/Δ/V/V। अब Δ/V को तो इधर ले आओ और के को नीचे ले आओ, तो जब भी लाएंगे तो Δ/V/V का मान आएगा P/K। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी? ये रही 1.013 गुणा 10⁻6। और V की वैल्यू, ये K की वैल्यू कितनी? 3.7 गुणा 10⁻11। और जैसे ही डिवाइड किया वैल्यू आती है 0.274 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, परसेंटेज में अगर निकालना है 100 से गुणा कर दो, ये आएगा। ठीक है, या फिर 0.00247%।
ये परसेंटेज के अंदर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ो 15 नंबर। तांबे के एक ठोस घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है, लंबाई दे रखी है भाई, और इस पर 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल का जलीय दाब लगाने पर प्रेशर दे दिया। आयतन में संकुचन कितना होगा? डेल्टा वी की वैल्यू पूछी है, डेल्टा वी निकालना है, निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करते हैं, जो दे रखा है उसको लिखते हैं। एल की वैल्यू दे रखी है, लिख दी, और पी की वैल्यू भी दे रखी है, ये भी लिख दी। तांबा है, तांबे के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान कितना होता है? 140 गुना में 10 की घात 9, 140 है ये, ठीक है, गुणा 10 की घात 9 होता है। आयतन में परिवर्तन निकालना है। आयतन की वैल्यू कितनी है भाई? भुजा दे रखी है तो आयतन निकाल सकते हैं, एल क्यूब। और संपीड़न विकृति निकालनी है तो निशान माइनस का लगाते रहना, ये वाला। डेल्टा के की वैल्यू क्या होती है? माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी। के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू आएगी पी वी अपॉन डेल्टा वी। निशान किसका? माइनस का, साथ में माइनस के सीटो। ये डेल्टा वी की वैल्यू आएगी माइनस पी वी अपॉन के, माइनस का निशान है, पी का मान रखा माइनस है ही, और वी का मान रखा, के का मान रखा। कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आती है? -0.05 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल दे रखा है, 1 लीटर जल का दाब, 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए? यानी कि कितना संपीड़ित करना आपकी बार है? 0.10% से संपीड़ित करना है। 1 लीटर जल है, यानी स्टार्टिंग का आयतन तो दे रखा है। ओके, चलो निकालते हैं। अब देखो, मेरे को इतना ये तो नहीं कि सारे दिन मैं ऐसे कहूँ कि ये करो वो करो, नहीं। पढ़ो अपने, कोई लाइक सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करनी ज़रूरी है। ओके, कि यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाल दिया तो भाई मैं सबको बोलता फिरूँ, ऐसा तो नहीं भाई। पढ़ाई करनी है, न्यूमेरिकल है, एक बार निकालो, दूसरी बार निकालो, बार बार निकालोगे तभी अपने को न्यूमेरिकल की पकड़ बनेगी। ऐसा नहीं कि एक बार में देखा न्यूमेरिकल कि बादशाह बन गए, नहीं नहीं नहीं, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। और मेरी फेवरेट लाइन है, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है ना? तो जो चीज़ दे रखी है न्यूमेरिकल में वो लिखो, तिनके तिनके को उठाओ, और फिर क्या है, अप्रोच लगाओ, ठीक है, फिर ही मंजिल मिलेगी। सबसे पहले अपने को दे रखा है वी का मान 1 लीटर, डेल्टा वी का मान कितना? माइनस का 10% संपीड़न, माइनस का निशान रखो, वी का 10% निकाल लो। ए वी का मान 1 लीटर दे रखा है, 1 का 10% निकालना तो कितना आएगा भाई? 100 का डिवाइड और कर दिया, माइनस का 1/1000। ये डेल्टा वी की वैल्यू आ चुकी है। के का मान कितना होता है? किसके लिए भाई? है कौन? जल ही है रे, जल ही है। जल का कितना भाई? 2.2 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन बटा मीटर स्क्वेयर। ये सम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है -p अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो ये वाली वैल्यू, सॉरी, p निकालना था, p की वैल्यू कितनी आएगी? k के साथ में डेल्टा वी अपॉन वी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का निशान साथ में चल रहा है, माइनस k का मान जानते हैं 2.2 गुणा 10 की घात 9, और v डेल्टा वी अपॉन वी का मान कितना आएगा? डेल्टा वी अपॉन वी नहीं, डेल्टा वी का मान -1/1000, वी का मान कितना? 1। जब माइनस माइनस से गुणा किया तो प्लस आ गया,
सबको कैलकुलेट किया, 10 की घात 9 डिवाइड में 10 की घात 3, तो प्रेशर की जो वैल्यू आएगी 2.2 गुणा 10 की घात 6 पास्कल। अपने पास में ये वाला आंसर आता है। ओके, तो ये हुआ इसी के साथ अपने प्रत्यास्था के न्यूमेरिकल कंप्लीट। ठीक है, अभी एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद में कभी भी दोबारा देखने की नौबत आए तो डबल स्पीड करके देख सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।